नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ देश के जाने माने राजपुरुष और विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा साहब जुड़े हैं। यशवंत सिन्हा साहब, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। आपको और हमारे सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं। और आज जो बात करना है वो ट्रंप को किस अधिकार से विविध देशों को आतंकित करने का, उनके सोवरिनिटी जो है उसको खत्म करने का, उन पर उनकी जो सरकारें हैं उनको हटाने का अधिकार मिलता है, ये हमें जरा ताजुब हो रहा है। वेनेजुएला में जो हुआ, भारत सरकार तो ज्यादा बोली नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो मौनी बाबा हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी। अभी कोलंबिया, मैक्सिको की तो बारी आने वाली है, मगर साथ साथ ग्रीनलैंड के बारे में तो यूएस की संसद में उन्होंने बिल भी प्रस्तुत कर दिया है, यानी कि उस पर अधिकार जमाने के लिए। हालांकि डेनमार्क और यूरोप के कुछ कंट्रीज ने उसका विरोध भी किया है। कनाडा उनसे डरता हुआ है, डर रहा है, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं कारनी, उस पर भी हंगामा हो रहा है। ईरान को धमका रहे हैं ट्रंप, और ईरान भी सामने बराबर उनको उत्तर दे रहा है। और ईरान ने भी यूएई और तुर्की को धमकी दी है। मेरे ख्याल से लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, मगर जहां पर लोकतंत्र नहीं है, राजाशाही है या तानाशाही है, मगर अमेरिका को अनुकूल है, वहां पर वो उनसे गले मिलते हैं। तो साहब, ये खतरा जो है देश और दुनिया पर, वो ट्रंप के नाम का, वो उसको कैसे निपटा जाए, हम आपसे जानते हैं, क्योंकि आप विदेश मंत्री रहे हैं, आप आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, आपने सभी सरकारों को देखा है, और आप वाजपेयी जी जैसे राजपुरुष की सरकार में भी रहे हैं। तो इसका क्या इलाज किया जाए ट्रंप साहब का, ये आप बताएं हमें और हमारे दर्शकों को। सिन्हा साहब, आपका फिर से एक बार स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हरि भाई, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए मैं कोटिशः आपको धन्यवाद देता हूं। और अपनी बात की शुरुआत करता हूं उस प्रश्न के उत्तर में जो आपने अभी मेरे सामने और दर्शकों के सामने रखा है कि जब द्वितीय महायुद्ध खत्म हुआ, बहुत संक्षेप में मैं इतिहास को बता रहा हूं, तो उसके बाद आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की एक संस्था बनाई गई, और भी बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गई। और उद्देश्य ये था कि आज के बाद से युद्ध को बराबर के लिए मानवता के इतिहास से समाप्त करने के लिए हम एक रूल बेस्ड, नियम और कानून पर चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाएंगे। तो वो बना, यूनाइटेड नेशंस बना, बहुत सारी संस्थाएं बनी, और एक तरीका शुरू हुआ जिसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बन गया जी। जो राजनीति के क्षेत्र में बना कि परस्पर संबंध कैसे होंगे दुनिया के देशों के, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर आपस में तकरार हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बड़ी भूमिका थी। ट्रेड के मामलों को सुलझाने के लिए पहले गैट बना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, और उसके बाद WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब कुछ अपनी जगह पर था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक ट्रंप साहब आ गए अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर, और ट्रंप साहब ने, ये उनका दूसरा टर्म है, इस टर्म में उन्होंने ये तय किया कि दुनिया का कोई नियम कानून कायदा वो नहीं मानेंगे। तो आप जानते हैं कि उन्होंने टैरिफ्स को वेपनाइज कर दिया, उसको एक हथियार बना लिया। भारत के ऊपर भी 50% टैरिफ लगाया हुआ है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस के, और भी बहुत देशों के ऊपर। और उसके बाद एक कानून पास होने जा रहा है अमेरिका में, जिसमें भारत के ऊपर, भारत जैसे देशों के ऊपर 500% टैरिफ लग सकता है। हम अगर जाए WTO में आज के दिन,
तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि WTO से अमेरिका वॉकआउट कर गया है, उसका सदस्य ही नहीं रहा। 66 ऐसी संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जिससे ट्रंप साहब ने अमेरिका को अलग कर लिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और पूरा संगठन यूनाइटेड नेशंस का, वो बिल्कुल बेकार साबित हो गया है। और एक व्यक्ति का और एक देश का कानून अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, और वो है ट्रंप, और देश है अमेरिका, जिनके ऊपर कोई नियम कानून कायदा लागू नहीं होता है। दुनिया खामोश है। भारत जैसे देश को आज के दिन क्या करना चाहिए था? आपको हमको सोचना चाहिए कि आज पंडित नेहरू जैसा भारत देश का प्रधानमंत्री होता तो वो क्या करता। शायद वो दुनिया के सारे देशों को इकट्ठा करता, उन देशों का नेतृत्व अपने हाथ में लेता, और वो सारे देश अमेरिका के इस यूनिलैटरलिज्म के खिलाफ, अमेरिका का की जो आज की नीति है उसके खिलाफ उन देशों को खड़ा करने का प्रयास करता। लेकिन आज भारत में वो शक्ति नहीं है। भारत बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश है। कोई भारत की प्रतिक्रिया नहीं है। जैसे कि आप मुर्दे के ऊपर लाठी मारे हैं और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, उसी तरह भारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उन्होंने हमारे लोगों को, जिनको घोषित किया कि लीगल इमिग्रेंट्स थे, गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में रह रहे थे, उनको बेड़ियों में जकड़कर भेजा। आपको याद होगा, बेड़ियों में जकड़कर। और भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि नहीं नहीं, वो उनका तरीका ही है, ऐसे ही वो करते हैं। कोलंबिया जैसा देश खड़ा हो गया और उसने कहा कि आप अपने प्लेन, नेपाल के लोगों को बेड़ियों में नहीं भेजा। तो भारत से कहीं ज्यादा कमजोर देश वो खड़े हो गए और उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया, अमेरिका को चुनौती दे डाली। क्यों भारत खामोश है? क्यों भारत एक चीज के बारे में भी कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है? ये आज के दिन बहुत एक आश्चर्य का विषय हम सबके लिए बना हुआ है। और अभी जैसे ईरान का मसला आया है दुनिया के सामने, अब एकमात्र पुलिसमैन जो है वो ट्रंप बना हुआ है दुनिया भर का, और वो पुलिसमैन कह रहा है कि हम हस्तक्षेप करेंगे। ईरान वाले मामले में भारत खामोश है, भारत ने कुछ नहीं कहा। हर मामले में भारत खामोश है, भारत कुछ नहीं कह रहा है। और इसलिए भारत की अब कोई औकात ही नहीं बची अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और मुझे कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि मोदी जी की जितना पीटा था इसके बारे में, अपनी विदेश नीति के बारे में, वो सारा का सारा धाराशायी हो गया है, फेल कर गया है। और आज जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हम जानते हैं कि एक भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये स्थिति है। भारत आज नेतृत्व की भूमिका में होना चाहिए था, वहां भारत आज अकेला अलग थलग पड़ा हुआ है। मगर ऐसी स्थिति में जब आज ईरान के साथ जो हो रहा है, यानी मान लीजिए कि उनके इंटरनल आंदोलन हो रहे हैं और अमेरिका वहां से आदेश दे रहा है कि कब्जा करो इंस्टीट्यूशंस पर, हम आपके साथ हैं, हम भेज रहे हैं आपको अपना समर्थन। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि हमारे यहाँ भी आंदोलन हुए और अमेरिका फिर कहेगा कि हम भेज रहे हैं, तो हमारी सॉवरेनिटी का क्या होगा? हम निर्णय कैसे करेंगे? सॉवरेनिटी का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया दुनिया में। अब कोई देश सॉवरेन नहीं है। आपने वेनेजुएला का जिक्र किया, जिस तरह का व्यवहार ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ किया, जिस तरह ईरान के बारे में वो धमकी दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई भी रेजीम, कोई भी हुकूमत उनको किसी देश में अगर पसंद नहीं है तो उनको उसको बदलने का अधिकार अमेरिका ने अपने पास रख लिया है, और जहां चाहे वहां पर हस्तक्षेप करके वो कुछ भी कर सकते हैं। सर, ये ग्रीनलैंड के बारे में जिस प्रकार से बात हो रही है और वहां पर जो बिल पेश किया है उनकी यूएस संसद में, तो इस प्रकार से
वो किसी भी कंट्री पर दावा कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। ग्रीनलैंड तो किसी कोई कंट्री ही है ना। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क, उसका अपना शासन है, लेकिन डेनमार्क के साथ उसका स्पेशल रिश्ता है। जी। और सबसे जो इसमें रोचक बात है वो ये है कि डेनमार्क भी नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, जिसका एक तरह से आप कह लें नेतृत्व अमेरिका करता है। तो आज ये पूरी व्यवस्था जो नेटो की थी वो खतरे में पड़ गई है, क्योंकि ट्रंप नेटो के सदस्य को ही आज परेशान करने में लगे हुए हैं और बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, और शायद कर भी लें, क्योंकि डेनमार्क के जो ट्रुप्स वहां पर हैं, जो सेना है, जो फौज है, और ग्रीनलैंड की जो फौज है, उनको उसमें इनकी इतनी ताकत नहीं होगी कि अमेरिका के की आर्मी का मुकाबला कर सके, अमेरिका के एयरफोर्स का मुकाबला। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि केवल एक समय का प्रश्न है कि एक दिन अचानक हम लोग सो के उठेंगे तो पता चलेगा कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। जबकि जो रोचक बात है वो ये है कि ग्रीनलैंड में उनके अपने सैन्य ठिकाने हैं और उनको अधिकार है कि और सैन्य ठिकाने चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं और कई मसले हैं जिसके चलते वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो। यानी उनके उनके ठिकाने तो हर जगह पर है, जैसे इस्लामिक कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज है, वहां पर भी तो उनके ठिकाने हैं और वहां राजाशाही है, वो नतमस्तक है इनको। तो अल्टीमेटली ट्रंप चाहेगा क्या? कहना पड़ा, ये सवाल जो है बहुत टेढ़ा सवाल है हरी भाई, कि ट्रंप चाहता क्या है। ट्रंप दुनिया भर का शासक बनना चाहता है, कि पूरी दुनिया के ऊपर एकमात्र एक व्यक्ति का शासन चलेगा, उसकी हुकूमत चलेगी, और वो होगा ट्रंप। उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। अगर खड़ा होने की ताकत है, जैसे मान लीजिए कि चीन जैसे देश, तो वो चीन से समझौता कर लेगा। हाँ। चीन के साथ वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा, वो ऐसी हरकत करेगा उन देशों के साथ जो उससे कमजोर हैं। और ये टिपिकल बुली जो होता है ना, सबको तंग करता है गली में, उसी का स्वभाव ऐसा है कि हम बुली हैं, हम जिसको चाहे उसको परेशान कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं, जो भी सामान चाहे। वो जाता है ना गली का गुंडा, दुकान में जो चाहता है वहां उठा लेता है, जिस लड़की को चाहे उसको छेड़ता है, उसके सामने कोई खड़ा होना नहीं चाहता है डर के मारे। तो ट्रंप की दुर्भाग्य से आज वही भूमिका बन गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब एक इसमें जो आशा की किरण है ना, मुझे लगता है कि आशा की किरण जो है कि इस साल अमेरिका में इन जो चुनाव होने वाले हैं मध्यावधि उसमें, चुनाव। हाँ, तो वो मध्यावधि चुनाव जो होते हैं उसमें प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता है, लेकिन जी। सेनेट का, कांग्रेस का, इन सब का चुनाव होता है, राज्यों के चुनाव होते हैं। उसमें अगर ट्रंप के खिलाफ वोट चला जाता है तो फिर ट्रंप कमजोर होंगे। और इस तरह के जब जब इस तरह की परिस्थिति बनी है, तो जो 2 साल बचा रहता है राष्ट्रपति का अमेरिका के, उसको लेम डक राष्ट्रपति बनना पड़ता है, जो एक लंगड़ा राष्ट्रपति है जिसका आदेश उतना नहीं चलता है। तो अब देखा जाए कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में क्या होता है। जी सर, अमेरिका रशिया से यूरेनियम खरीदता है, मगर भारत यदि वहां से तेल खरीदता है तो उसको मंजूर नहीं है। ये तो अजीब बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल अजीब बात थी नहीं। ये जो आपने सॉवरेंटी का प्रश्न उठाया, उसके सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। भारत देश अगर एक स्वतंत्र सॉवरेन मुल्क है तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है ना, हम किसके साथ व्यापार करें, किन शर्तों पर व्यापार करें, कहाँ से अगर हमको कुछ सामान इंपोर्ट करना है तो हम करें, अगर कहीं सस्ता हमको मिल रहा है तो हम वहां से खरीद सकते हैं। तो हमको अगर सस्ता रूसी
क्रूड ऑयल मिल रहा है तो हम क्यों नहीं रूस से खरीदेंगे? और ट्रम्प कौन होता है बीच में आने वाला और कहने वाला कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेंगे उनके साथ हम उन पर टैरिफ लगाएंगे 500%। और ये जो यूक्रेन का युद्ध है, रूस और यूक्रेन का, ये युद्ध तो आज शुरू नहीं हुआ, ये तो 4-5 साल से चल रहा है। तो इसमें एक नए एंगल को जोड़ देना ये निहायत गलत बात है। सर, एक तो ईरान के साथ संबंध का या ईरान के साथ व्यापार करना, ये यदि करते हैं तो फिर टैरिफ बढ़ेगा, ये भी एक आदेश आ गया। दूसरा, चाइना के साथ वो मिली भगत रहते हैं, मगर हमारे यहाँ पर जनाब जाते हैं चाइना, वो जनाब जाते हैं ट्रम्प साहब से मिलने के लिए। और अभी तो बात यहां तक आ गई कि चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना चाहता है, लद्दाख पर कब्जा करना चाहता है। रिश्ते अच्छे नहीं है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चाइनीज डेलीगेशन का बोलबाला है, उनको उनका आगता स्वत्ता हो रही है, आरएसएस उनका स्वागत कर रहा है, उनके डेलीगेशन भी जाते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन भी चाइना जाते रहे हैं। तो ये हमें क्या समझना चाहिए इसमें? देखिए, मोदी जी का बहुत विशेष संबंध चाइना के साथ रहा है। आप तो गुजरात से हैं, आपको ये बात पता होगी कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं तो अनेकों बार चीन गए जी। आज इतने सारे लोगों के बीच से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर क्यों बनाए गए? वो इसलिए बनाए गए क्योंकि जब मोदी जी चीन जाते थे तो जयशंकर वहां पर भारतीय राजदूत थे और वो उनकी बड़ी सेवा करते थे, तो उसका उन्होंने रिवॉर्ड दिया, प्राइज दिया, जयशंकर को विदेश मंत्री बना दिया। तो मोदी जी का स्वयं का बहुत नजदीकी संबंध रहा है चीन से। और उसके बाद गुजरात में आपको याद है नर्मदा के तट पर झूला भी झूले प्रेसिडेंट शी के साथ, साबरमती रिवर फ्रंट पर, साबरमती रिवर फ्रंट पर। तो हाँ, साबरमती नर्मदा ने तब वहां पर उन्होंने डोकलाम किया, महाबलीपुरम ले गए शी जिनपिंग को, तो वहां पर लद्दाख में घुसाए और मोदी जी ने कहा कुछ हुआ नहीं। नहीं, कोई घुसा नहीं, ना कोई घुसेगा। अब ये मानसिकता जो है कि कोई घुसा नहीं, ना कोई घुसा है, ना घुसेगा, तो आपने चीन को उसके आक्रमण के बाद भी खुद अपना सर्टिफिकेट दे दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या द्विपक्षीय स्तर पर हम किसी को कहें कि चीन ऐसा कर रहा है तो कहेंगे भाई तुम्हारे प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। तो इसलिए चीन के साथ विशेष संबंध मोदी जी का स्वयं व्यक्तिगत तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी, आपने जो कहा कि क्यों गए, ये इतना बड़ा चीनी डेलीगेशन जो भारतीय जनता पार्टी में गया, स्वागत हुआ, आरएसएस ऑफिस में गया, स्वागत हुआ, तो ये क्या दर्शाता है? यही अगर कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ होता उसके शासनकाल में तो हम लोगों ने आसमान उठा लिया होता सर पर कि देखो चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। आज भी चीन के साथ खड़ा हो गया वो शख्स, क्या नाम है उसका, शख्स गाम का जो क्षेत्र है, आज चीनी विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट के बाद, वक्तव्य के बाद वो फिर सुर्खियों में आ गया है। तो चीन से लगातार तनाव बना हुआ है। उसके बाद भी, और मैं एक बात और कह दूं आपसे कि कुछ लोग ये सोचते हैं, कहते हैं कि भारत की जो ये फॉरेन पॉलिसी वाली कम्युनिटी है कि अमेरिका भारत के साथ ठीक से अगर व्यवहार नहीं करेगा तो हम चीन के साथ चले जाएंगे। ये क्या मजाक हुआ? मतलब अमेरिका हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है तो हम दुश्मन के साथ चले जाएंगे? माय डियर फ्रेंड अभी खत्म हो गया का। वो तो इनको खदेड़ रहा है। हाँ। उनको, मोदी को हर जगह अपमानित कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है, खदेड़ रहा है। और हम सब जानते हैं इस बात को कि कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय अब मीटिंग नहीं होती है जिसमें अगर ट्रंप हैं तो मोदी भी हैं।
मोदी जाएंगे ही नहीं वहां पर, कि पता नहीं वो क्या कर दें, क्योंकि अमेरिका को अब उत्तर देने की क्षमता भारत के पास नहीं रही। मोदी जी जो 56 इंच छाती लेकर आए थे देश का नेतृत्व करने के लिए, वो बिल्कुल ही सबसे कमजोर प्रधानमंत्री अपने थर्ड टर्म में साबित हो रहे हैं। सर, तो न हम इधर के रहे न उधर के, तो हम न न नॉन अलायन मूवमेंट में रहे, क्योंकि नेहरू जी ने जो बनाया था और नेतृत्व कर रहे थे नॉन अलायन मूवमेंट का, वो भी हमने खत्म कर दिया और नेहरू को बदनाम कर दिया। अब न देखिए, इस और है न उस और है, तो कहां है हम? नेहरू ने नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू किया। नेहरू ने जो कुछ भी शुरू किया उसको मोदी जी खत्म करना चाहते हैं। शायद IIT IIM भाखड़ा नंगल डैम वगैरह को भी कभी किसी दिन खत्म कर देंगे अगर शासन में रहे तो इसलिए नॉन अलाइन मूवमेंट को मोदी जी ने मार दिया, उसकी हत्या कर दी। जब ये प्रधानमंत्री तो नॉन अलाइन मूवमेंट में के मीटिंग्स में जाने से मना कर दिया, और इसी के लिए जब भारत उसका नहीं रहा सदस्य तो नॉन अलाइन मूवमेंट भी अपने आप समाप्त हो गया, जैसे सार्क समाप्त हो गया। जी। तो जानबूझकर मोदी जी इस नीति पर चले कि नॉन अलाइन मूवमेंट की अब कोई आवश्यकता नहीं है, और बीजेपी ने एक नई थियरी निकाली, नया सिद्धांत बनाया कि हम मल्टी अलाइंड है। हमारा किसी बहुत सारे देशों के साथ हमारा अलाइनमेंट है, तो नॉन अलाइनमेंट की क्या जरूरत है। वो सब फेल कर गया, क्योंकि मल्टी अलाइनमेंट तालिबान के छोड़कर हमारा और किसी के साथ नहीं। और इजराइल से गले मिल इजराइल घर तो खैर पुराना ही है। हाँ, वो तो जनसंघ के जमाने से। तो साहब, मेरा अंतिम सवाल ये है कि विदेश नीति के तौर पर भारत को अब क्या करना होगा? देखिए, एक बहुत मशहूर टेनिस का खिलाड़ी हुआ जिसने टेनिस खेल कैसे खेला जाए उसके ऊपर उसने एक किताब लिखी, और उसमें उसने कहा कि अगर तुम्हारे प्रतिद्वंदी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो है नेट पर खेलने का, तो उसको नेट पर ही हराओ, ताकि वो पीछे चला जाएगा, और पीछे जाएगा तो आसानी से हार जाएगा। मोदी जी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जहां सबसे ज्यादा मोदी मोदी के नारे लगे, वो विदेश की धरती थी। और भारत के लोगों को ये उन्होंने कन्विंस किया कि विश्व भर में मोदी का डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु हैं। आज पता चला कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हमारा कोई चेला नहीं है, कोई चेला नहीं है, बिना चेले गुरु बने हुए हैं। और सबसे बड़ी मोदी के थर्ड टर्म में अगर सबसे बड़ी असफलता इस सरकार की रही है तो वो रही है विदेश नीति इस देश की। इट हैज कम ए फुल सर्कल, पूरा राउंड घूमकर फिर वो आ गया, और ये एक्सपोज हो गया इनकी सरकार, इनके कारनामे और सब कुछ। और किसी दिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये जांच अगर हो कि जब ये विदेश जाते हैं तो NRIs को कौन लाता है एयरपोर्ट पर, ये जो बड़े बड़े फंक्शन करते हैं उसमें NRIs, उस फंक्शन को कौन ऑर्गेनाइज करता है, उसमें किसका पैसा खर्च होता है, कहां से आते हैं? भारत सरकार का। वो तो RTI में बाहर आया है। तो देखिए, तो भारत सरकार जो है उसका पैसा व्यक्तिगत प्रमोशन के लिए नहीं खर्च हो सकता है, कि ऐसे लोगों को लाओ जो कि मोदी जी को देखते के साथ मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। क्या इसी के लिए भारत सरकार का पैसा है? तो इसलिए ये सब एक्सपोज हो जाएगा ना, एक दफा सत्ता बदलेगी तो ये सब एक्सपोज हो जाएगा, और सारे कारनामे जो हैं वो जनता के सामने आ जाएंगे। सही बात है सर, आपने जिस प्रकार से कहा, इनकी वजह से पूरे देश को मेरे ख्याल से बदनाम होना पड़ रहा है। हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है,
न ट्रंप साहब हमारे साथ हैं, न शी जिनपिंग साहब हमारे साथ हैं, न पुतिन साहब हमारे साथ हैं, और कोई नहीं है। वो तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख ही लिया। मोदी मोदी के नारे लगाए जाएं, मगर मोदी देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तो बहुत स्पष्ट हो चुका है। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।